हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स क्लास 7 का चैप्टर 8 जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। तो इस चैप्टर में हम सामान्यतः इस देखेंगे कि कैसे जो बाजारों के रूप जैसे कि पड़ोसी की दुकान होती है या फिर साप्ताहिक बाजार या हाट लगते हैं वो बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल ये सब चीज़ें जो हैं बाजार के एक रूप है। और इस चैप्टर में ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो सामान्य खरीदार हैं या फिर जो बेचने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? और सामान्यतः इनकी क्या समस्याएँ होती है और इन सब के बीच कैसे एक श्रृंखला बनती है। साथ में इनके बारे में देखेंगे कि कैसे जो है एक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच ही संबंध स्थापित होता है। एक बड़े लेवल के व्यापारी से लेकर एक छोटे उपभोक्ता तक किस तरह की एक श्रृंखला होती है सामानों की खरीद-बिक्री की। तो इस चैप्टर में ये देखा जाएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ शब्द संकलन दिए गए हैं, उनके बारे में देख लेना ज़रूरी है, जिससे हमें चैप्टर को समझने में आसानी होगी। जो पहला जो शब्द संकलन है, ये साप्ताहिक बाज़ार से है। तो साप्ताहिक बाज़ार सामान्यतः नियमित बाज़ार तो नहीं होते हैं, वो सप्ताह में 1 दिन लगते हैं या फिर 2 दिन लगते हैं और इन्हीं बज यहाँ पे जो भी ये घरेलू सामान से लेकर हर एक चीज़ मिलती है, जैसे सब्ज़ी से लेकर कपड़े, बर्तन, चीज़ें जो भी मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कई बार मिल जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो परिभाषा है वो है मॉल से। तो मॉल क्या होता है? तो चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी स्थान होता है जहाँ पे इमारतें बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें होती हैं। उन इमारतों के बीच एक-एक मंजिले पर दुकानें लगी होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जहाँ पे सबसे ऊपर होता है सिनेमा घर, रेस्टोरेंट होता है, खाने-पीने की चीज़ें होती हैं। ये बच्चों के गेम प्ले करने की स्थान होते हैं। तो यहाँ पे गेम सेंटर भी होता है। वहीं पे थर्ड जो डेफिनेशन है थोक से, थोक का मतलब है कि बड़ी मात्रा में कोई चीज़ को खरीदा जाना या बेचा जाना। सपोज़ कि आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आप 1 किलो चीज़ लेते हो, तो वो थोक नहीं, वो छूटक कहलाता है। वहीं पे आप जब 100 किलो की चीज़ लेते हो, 100 किलो एक साथ, तो एक थोक कहला जाता है, जहाँ पे थोक में चीज़ें लेने पे आपको भाव भी ही मतलब भाव में भी कमी मिलती है और सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। चौथा जो हमारा है बाज़ारों की श्रृंखला से, तो एक बाज़ार का दूसरे बाज़ार से परस्पर संबंध होना ही बाज़ार श्रृंखला कहलाता है। तो बड़े बाज़ार या फिर बड़ी जो कोई भी उत्पादन कंपनी है, वो किस तरह से एक छोटे दुकानदार से जुड़ी होती है, ये श्रृंखला का ही एक परिणाम होता है। यहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार के बारे में बताया गया कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, तो हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार सामान्यतः क्या होता है कि सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगने वाला बाज़ार होता है ये और ये खासकर पक्की दुकानों से अलग होती है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, वो सस्ते भाव में मिल जाती हैं क्योंकि इन दुकानों को कोई बाहरी खर्च नहीं उठाना पड़ता। जैसे कि दुकानों का किराया, बिजली का बिल या फिर सरकारी शुल्क या फिर कर्मचारियों की तनख्वाह, इन सब चीज़ों का भार इन दुकानों पर नहीं पड़ता है क्योंकि ये दुकानें खुले में लगती हैं और सप्ताह के किसी स्थान पे यहाँ पे निर्धारित जगह होता है, वहीं पे ये दुकानें लगती हैं और यहाँ जो बेचने वाले लोग आते हैं, वो अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं। जो छोटे-मोटे व्यापारी होते हैं, जो भी खेती करने वाले मतलब जो भी सब्ज़ी बेचने वाले हो गए या फिर कपड़े अपने चीज़ों का जो भी बेचना करना होता है, तो सप्ताह में 1 दिन आकर वो अपने सामान को बेचते हैं और जो उनका परिवार में ये लोग होते हैं, वही उनकी सहायता भी कर देते हैं चीज़ों को हाट बताने में या फिर ले जाने में या फिर बेचने में। तो इस तरह से जो है उनको बाहरी खर्चे का बोझ नहीं उठाना पड़ता। वहीं पे जहाँ पे पक्की दुकानों की बात करें, तो पक्की दुकानों का क्या होता है कि वहाँ पक्की दुकानों में बिजली का बिल होता है या फिर सरकारी शुल्क या फिर उन पे जो कर्मचारी रखे गए हैं, वो किराया दुकान का, ये सब का बोझ पक्की दुकानों पर पड़ता है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि भाव ज़्यादा इन दुकानों पे मिलता है, वहीं पे जब साप्ताहिक दुकानों पे आप जाते हो तो आपको भाव से चीज़ें मिल जाती हैं, यानी आपके बजट में चीज़ें मिल जाती हैं। साप्ताहिक दुकानों का एक और पक्ष देखें तो यहाँ पे जो है प्रतियोगिता का स्तर अधिक होता है क्योंकि जब ये सप्ताह में 1 दिन दुकानें लगती हैं तो यहाँ पे एक ही सामान सपोज़ कि यहाँ पे भी कोई फल, आम बिक रहा है, यहाँ पे भी एक व्यक्ति आम बेच रहा है, तो इस तरह की 10 दुकानें लग जाती हैं और यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राहक है उसको विकल्प मिल जाता है कि अगर यहाँ पे चीज़ महँगी है या फिर किसी तरह का वहाँ पे नुस्खा है, तो वो दूसरी दुकान पे जाकर अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को वो ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकता है। तो साप्ताहिक दुकानों का एक फ़ायदा होता है। वहीं पे एक और दूसरा फ़ायदा देखें तो यहाँ पे साप्ताहिक दुकान का ये होता है कि यहाँ पे सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, जैसे कि ज़रूरत की किताब से लेकर, पेंसिल से लेकर और घर के बर्तन से लेकर, कपड़ों से लेकर यहाँ पे चीज़ें मिल ही जाती हैं, जितनी भी ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की। और यहाँ पे जो ज़रूरत का सामान के लिए विकल्पों का मात्रा होता है, वो भी अधिक होता है। अब मोहल्ले की दुकान की बात करें तो मोहल्ले की दुकान सामान्यतः हमारे पड़ोस की दुकान होती है या वहाँ पे सेवाएँ, सामान उपलब्ध कराती हैं हमें। जैसे कि डेयरी से
दूध आता है, सुबह-सुबह आपको दूध मिलता है, तो वो दूध कहीं न कहीं छोटे दुकानदारों का ही एक वर्क काम कर रहा होता है उसके पीछे। जैसे स्टेशनरी की दुकान हो गई या फिर तेल मसालों की दुकानें हो गई, या खाद्य पदार्थों की छोटी-मोटी दुकानें हो गई। तो ये हमारे पड़ोस की दुकानें होती हैं या फिर हमारे गली के आजू-बाजू लगी हुई दुकानें होती हैं, या फिर हम गली से बाहर निकले और चौकड़ी पे पहुँचे तो वहाँ पे की चौराहे पे लगी हुई दुकानें होती हैं, जहाँ पे दवाइयाँ, मेडिसिन के स्टोर सब मिल जाते हैं। और ये स्थायी और पक्की होती हैं, और इनका जो ख़ास लाभ ये होता है कि यहाँ पे हम जो व्यक्ति नकद लेकर खरीद नहीं सकता, वो उधार पे भी चीज़ों को ले सकता है, और ये बोल सकता है कि भाई ये अभी नहीं है, उधारी में दे दो, मैं इस समय आपको पैसे चुका दूँगा। यानी आपको जब चाहें इसको पैसे चुकाने का वादा करके आप सामान ला सकते हैं। लेकिन वहीं पे साप्ताहिक दुकानों की बात करें, तो आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन दुकानें का एक अस्थायी नियम होता है, कब लगेंगी, कब नहीं। लगनी तो निश्चित ही है, पर व्यापारी का आना-जाना काफ़ी अनिश्चित होता है कई बार। इसलिए वहाँ पे उधारी का जो प्रक्रिया वो बंद रहती है। लेकिन मोहल्ले की दुकानों की बात करें तो यहाँ पे उधारी संभव तो पॉसिबल होती है, और यहाँ पे चीज़ें कभी भी आप सप्ताह के कभी भी समय जाकर आप उन चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हो। तो इस तरह से मोहल्ले की दुकानों का अपना एक अलग ही फ़ायदा होता है। शॉपिंग मॉल की बात करें तो शॉपिंग मॉल सामान्यतः क्या होती है कि शॉपिंग मॉल एक स्थायी दुकानें होती हैं, पर इनकी एक बात होती है कि इन शॉपिंग मॉल्स या कॉम्प्लेक्स में तरह-तरह की दुकानें एक साथ लगी होती हैं और अलग-अलग स्तरों पे लगी होती हैं। और यहाँ पे जो मोस्टली सामानें बिकी जाती हैं वो ब्रांडेड होती है, बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जाते हैं। तो इस तरह से जो है, जो सामान होता है ये काफ़ी विज्ञापन और क्वालिटी के दावे करके बेचते हैं, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट या उत्पादन होता है वो भी काफ़ी महँगा होता है। और इस तरह की जो शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स हैं, ये शहरों क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो ग्रामीण विकास हो रहा है, जहाँ पे शहरी इलाकों का विकास हो रहा है, वहाँ पे भी बहुमंजिला जो जो ऐसी वाली दुकानें लगना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे भी ये शहरों जैसी स्थिति थोड़ी बहुत संभवतः झलक दिखाई पड़ती है। तो कई बार यहाँ पे देखें तो ब्रांडेड कंपनियों की बात करें तो ब्रांडेड कंपनियाँ यहाँ पे अपने सामानों को लगाती हैं, बेचती हैं, उनके भाव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये शॉपिंग मॉल में अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं या फिर अपने शोरूम में इन चीज़ों को बेचती हैं। तो बड़ी कंपनियों के अपने स्तर का अपना स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से ये चीज़ों को बेचती हैं। देखेंगे इन चीज़ों को ब्रांडेड चीज़ों को तो आप छोटे-मोटे दुकानदारों के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ के खरीदार करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भी क्षमता नहीं होती है उतने महँगे प्रोडक्ट या उत्पादन खरीदने की। तो बाज़ार श्रृंखला, यहाँ पे बाज़ार श्रृंखला के बारे में बात किया गया है कि किस तरह से जो है एक दुकान का स्तर, एक उपभोक्ता जो है ज़मीनी स्तर का किस तरह से एक कंपनी के उत्पादन से जुड़ा होता है, और किस तरह से जो है अ, कि थोक में ली हुई चीज़ का किस तरह से जो है एक प्रवाह होता है एक ज़मीनी स्तर के उपभोक्ता तक। तो यहाँ पे जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच का संबंध के बीच जो व्यक्ति होता है वो व्यापारी होता है। व्यापारी क्या करता है कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से चीज़ों को खरीदता है बड़े थोक में, यानी एक थोक के साथ उन चीज़ों को खरीदता है, फिर उनको कारखाने में स्थिर करवाता है, वहाँ से चीज़ों को वो दूसरे व्यापारी को बेचता है, और वहाँ से वो जो व्यापारी जितने भी कॉन्टैक्ट में होंगे उनके बीच खरीद-बिक्री एक लेवल पे चलती रहती है। जब शहरी क्षेत्र या फिर किसी इलाके का व्यापारी तक वो चीज़ें आती हैं, तो वो व्यापारी उन चीज़ों को खरीदता है थोक भाव में, और फिर वो व्यापारी छोटे दुकानदारों को वो चीज़ें बेचता है, और ये छोटे व्यापारी फिर हम तक, मतलब हम जब उपभोक्ता के रूप में जब जाते हैं, तो हम उन चीज़ों का उपभोग करने के लिए खरीदते हैं। तो इस तरह से जो है ये खरीदारी की श्रृंखला या फिर बाज़ार की जो श्रृंखला है, बरकरार रहती है। और यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से यही दिया गया है कि कोई व्यक्ति है तो 25 से 50 किलो का 100 किलो की सब्ज़ी खरीदे, फिर वो उसके नीचे का व्यापारी खरीदे। तो ये अंतिम जो व्यापारी का रूप होता है वो उपभोक्ता ही होता है, और वो खुदरा या फुटकर यानी छूटक भाव से वो चीज़ों को खरीद कर उपयोग में लाता है, जैसे 1 किलो, 2 किलो इस तरह से। ठीक है? तो इस तरह से जो थोक बाज़ार का क्षेत्र है ये भी बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो खरीदों की बिक्री होती है, खरीद-बिक्री, ये हमें नहीं पता चलता सामान्यतः, बट इनका जो भाव का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब खरीद-बिक्री का स्तर बड़ा होता है तो वहीं पे इनका जो अगर खरीद-बिक्री किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है, यानी उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मालिक है उसको
कर्मचारियों को लगाना पड़ेगा अधिक से अधिक, यानी रोज़गार बढ़ेगा। इस तरह से जितना बिक्री होता है, जितना उपभोक्ता चीज़ों को खरीदता है या फिर उपभोग करता है, उससे उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से रोज़गार बढ़ता है। यहाँ पे हर जगह बाज़ार से संबंधित टॉपिक है, तो इसमें बात किया गया है कि किस तरह से जो है अब बाज़ार सिर्फ़ मॉल कॉम्प्लेक्स या छोटी दुकानों या फिर सिनेमा सॉरी गली मोहल्ले के बाज़ारों तक सीमित नहीं रह गया है। अब कभी भी आप इंटरनेट, फ़ोन के सेवा के माध्यम से ऑर्डर देकर हर कोई भी चीज़ अपने घर पर अपने आप पहुँचा सकते हैं और ये डिलीवरी हो जाता है। तो इस तरह से बुकिंग करने से चीज़ें आपके घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। तो हर जगह बाज़ार का मतलब यही है कि आपको बाज़ार की सुविधाएँ कभी भी आपको किसी भी समय उपलब्ध हो गई हैं। इस तरह से देखें तो यहाँ पे हो उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि नर्सिंग होम है या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में जब कुछ दवाइयों की जो व्यक्ति हैं, दवाई बेचने वाले, वो आते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट यानी दवा को बेचते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अब यहाँ पे नर्सिंग होम या डॉक्टर के क्लिनिक या फिर खुद डॉक्टर को बाहर जाकर दवाएँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उल्टा यहाँ पे ये होता है कि फार्मास्यूटिकल वाले खुद आते हैं अपने दवाइयों को बेचने के लिए। तो इस तरह का व्यापार यहाँ पे भी चलता होता रहता है। साथ में यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है कि जो चीज़ें अगर मान लीजिए कि आप किसी कार को शोरूम में देखते हो तो जो कार दिखाई देती है वो सिर्फ़ आपने सोचा नहीं होगा कि वो कार डायरेक्ट वो जो शोरूम है वही बनाता है, ऐसी बात नहीं है। कार के हर एक पुर्जा जितने भी उसके पुर्जे हैं जैसे इंजन है, गिंजन है या फिर एक्सेल है, पहिया है, कारखाने हर एक चीज़ हर एक जो कार का एक-एक भाग है ना वो अलग-अलग कारखानों से बनकर आता है और एक जगह संग्रहित किया जाता है, फिर वहाँ पे उसके पार्ट को जॉइंट करके उसको शोरूम में लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये एक यहाँ पे खरीद-बिक्री का जो प्रक्रिया है यहाँ पे जुड़ी होती है। इस प्रक्रिया से हम सीधे जुड़े नहीं होते हैं, पर इस तरह से जो क्या होता है कि ये भी एक तरह का रूप ही है खरीद-बिक्री का। साथ में ये भी होता है कि किसान किसान जो व्यक्ति है, वो अपने जो फसल है उसका एक बड़े व्यापारी को बेचता है और वहाँ से जो वो व्यापारी ये क्या करता है कि उस चीज़ों को आटे के रूप में या फिर उसका वैल्यू एडिशन ऐड करके हम तक पहुँचाते हैं। तो ये भी एक तरह का खरीद-बिक्री का रूप होता है। तो हर जगह बाज़ार मतलब कि हर ज़िंदगी के जीवन के हर स्तर पे ये बाज़ार का जो वो सिलसिला है बरकरार है। बाज़ार और समानता, यहाँ पे बाज़ार और समानता से बात यही की गई है कि छोटे स्तर का व्यापारी है या फिर बड़े स्तर का व्यापारी है, दोनों व्यापार कर रहे हैं और दोनों के खर्चों का स्तर है वो भी अलग है। तो इस तरह से जो खर्चे का स्तर अलग है, तो जो लाभ होने वाला होगा दोनों का, वो भी अलग-अलग होगा और जिस तरह से लाभ अलग-अलग होगा, दोनों की स्थितियाँ अलग-अलग हैं, तो वहाँ पे जो लोग खरीदारी करने वाले हैं, उनका स्तर या फिर उनकी भी आर्थिक स्थिति अलग ही होगी। छोटे दुकानों पे वही लोग जाएँगे जो वो सस्ते भाव में चीज़ों को खरीदना चाहते हैं या फिर जो उनका बजट है, जो उनकी आर्थिक क्षमता है, उसके हिसाब से चीज़ों को खरीद सकें। वहीं पे बड़े मॉल में वही व्यक्ति जाएगा, जो अधिक महँगे और चीज़ों को खरीदने में सक्षम हो। इस तरह से क्या होता है कि बाज़ार का जो स्तर है, ये कहीं न कहीं एक असमानता को यहाँ पे जन्म देता है या फिर उसका पक्षधर है। तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ये बात किया गया कि किस तरह से जो एक उत्पादन बढ़ता है, तो वहाँ पे उपभोक्ता के द्वारा उपभोग बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से क्या है रोज़गार क्रिएट होता है और इस तरह से जो है ये एक श्रृंखला प्रत्येक स्तर पर हर किसी से जुड़ी होती है। पर ये जो लाभ होने का स्तर है, ये कहीं न कहीं एक-दूसरे का हर स्तर पे अलग-अलग होता है। मेरे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्तर है लाभ पहुँचाने का एक-दूसरे को, ये अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर में इतनी ही बात थी, बाज़ार के स्तर, बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से जो है प्रोडक्ट बनता है और एक उपभोक्ता तक पहुँचता है, इस पूरी श्रृंखला की बात की गई है। साथ में एंड में हमने देखा कि किस तरह से बाज़ार और समानता के बीच संबंध है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।